संबंधित साहित्य का अध्ययन, रिव्यू ऑफ द कंसर्न्ड लिटरेचर और द रिलेटेड लिटरेचर। एक तरह से ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन होता है। आप आपने सामाजिक समस्या का अध्ययन कर लिया, आपने आपने सामाजिक समस्या का निर्धारण कर लिया, उसके बाद में आप उसी विषय के संबंध में अन्य पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस समस्या के संबंध में ऐसे कौन से आयाम हैं जिनका अध्ययन पूर्ववर्ती अध्ययनों द्वारा या अध्ययनकर्ताओं ने कर लिया है, और जिन क्षेत्रों को पूर्ववर्ती अध्ययनकर्ताओं ने टच नहीं किया है, संबोधित नहीं किया है, वही आपके लिए रिसर्च गैप बन जाता है। इसी रिसर्च गैप को भरने के लिए आप नए सिरे से एक अपना रिसर्च प्रोजेक्ट तय करते हैं, अपनी समस्या को निर्धारित करते हैं, और फिर वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों को अपनाते हुए आप उस रिसर्च गैप को भरने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज के संबंध में हमारे ज्ञान में परिपूर्णता आ सके। विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चरण संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होता है। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना ही कोई व्यक्ति शोध कार्य प्रारंभ कर देता है, तो संपूर्ण शोध प्रक्रिया के ही दोषपूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। अतः आवश्यक है कि प्रारंभ में ही शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया जाए। संबंधित साहित्य में प्रलेख, लेख, जो भी जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, जो जो रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो पूर्ववर्ती अध्ययन शोध ग्रंथ है, थीसिसेस हैं, उन सभी को हम संबंधित साहित्य की श्रेणी में रखते हैं, और उन सभी के अध्ययन से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो रिसर्च गैप क्या है। साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता का कार्य कुछ सरल हो जाता है, उससे अध्ययन की विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान भी हो जाता है। शोध कार्य में आने वाली कठिनाइयों का पता चल जाता है, महत्वपूर्ण अवधारणाओं की जानकारी मिल जाती है, और किए हुए शोध कार्य को पुनः दोहराने की भूल से भी छुटकारा मिल जाता है। यानी कि रिव्यूइंग द लिटरेचर से हमें बहुत से फायदे होते हैं, और शोध कार्य जो है आपको वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, सही रूपरेखा तैयार करने में आपको मदद मिलती है। पीवी यंग ने एक बार फिर से ये जो चरण है रिव्यूइंग लिटरेचर, उसकी कुछ विशेषताएं या इस चरण को अपनाने से होने वाले जो लाभ हैं उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आपका मानना है कि शोध कार्य को अध्ययन विषय से संबंधित अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, यानी कि जो लिटरेचर रिव्यू है या इस फेज को अपनाने से व्यक्ति को अपने अध्ययन विषय से संबंधित अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह उचित प्रश्न कर सही सूचना एकत्रित कर पाने की स्थिति में आ जाता है। शोध कार्य में उपयोगी पद्धतियों या प्रविधियों का भी ज्ञान उसे हो जाता है। अवधारणाओं को समझने, प्राकल्पना को निर्माण करने में भी सहायता प्राप्त होती है। इसी प्रकार किसी शोध कार्य को फिर से दोहराने की गलती से भी बचा जा सकता है, रिसर्च गैप का पता लगाया जा सकता है। अब तीसरा चरण जो है वो ये जो है इकाइयों का निर्धारण, ये एक्चुअली में यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। आप आगे हम देखते हैं, ये तीसरा चरण बन जाएगा प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। याद रखिए, हाइपोथेसिस एक ऐसा टेंटेटिव, एक ऐसा इन्फॉर्म्ड गैस होता है, एक ऐसा कच्चा अनुमान होता है जिस अनुमान की पुष्टि हमें अनुभविक तथ्यों के आधार पर करनी अभी बाकी है। अर्थात हम एक मोटा अपने ज्ञान के आधार पर, रिव्यूइंग लिटरेचर के बेसिस पे, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम जिस भी घटना का अध्ययन करना चाहते हैं, उस घटना से संबंधित जो चर हैं, परिवृत्य हैं, उन विभिन्न परिवर्तनों के मध्य किस प्रकार के संबंध की हम पूर्वापेक्षा करते हैं, किस प्रकार के संबंध की हम भविष्यवाणी करते हैं, उसी भविष्यवाणी को या उसी कार्यकारी जो स्टेटमेंट है, एक वर्किंग स्टेटमेंट है, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस निर्माण एक महत्वपूर्ण, प्रत्येक शोध कार्य का एक सबसे महत्वपूर्ण एक भाग माना जा सकता है। जैसा कि लुंडबर्ग ने भी कहा है, प्रोफेसर लुंडबर्ग ने कहा है कि प्राकल्पना एक सामयिक सामान्यीकरण है, एक रेलेवेंट जनरलाइजेशन है, जिसकी प्रमाणिकता, जिसकी टेस्टेबिलिटी है, जिसको अभी वेरीफाई करना बाकी है, यानी कि उसको टेस्ट करना बाकी है। और ये टेस्ट किस आधार पर किया जाता है? प्राथमिक तथ्यों के आधार पर, जो अनुभविक तथ्य हैं उनके आधार पर यह देखने की कोशिश करते हैं कि हमने दो परिवर्तनों या दो घटनाओं के मध्य जिस प्रकार के संबंध की, कार्य कारण संबंध की हमने पूर्व कल्पना की थी, पूर्व अपेक्षा की थी, क्या वो पूर्व कल्पना सही है अथवा नहीं। यदि हमारा अनुमान, एक प्रकार का कार्यकारी अनुमान
सही हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे द्वारा निर्मित जो प्राकल्पना है वो सही है, वो एक्सेप्ट हो जाती है। और यदि हम तथ्यों के आधार पर यदि प्राकल्पना गलत साबित हो जाती है, या जिस प्रकार के संबंध की हमने कल्पना की है वो संबंध गलत साबित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में हमने जो प्राकल्पना का निर्माण किया है वह रिजेक्ट हो जाती है, अस्वीकृत हो जाती है। और इस स्थिति में शोधकर्ता नए सिरे से प्राकल्पना को निर्माण करता है, या अपने अध्ययन में कुछ परिवर्तन लाकर नए सिरे से अपने अध्ययन को प्रारंभ करता है। तो ये जो अवस्था है हाइपोथेसिस का निर्माण, यहाँ एक बात पे ध्यान देना आवश्यक है कि दो प्रक्रियाएं होती है, एक हाइपोथेसिस फॉर्मेशन प्लस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि हर एक समाज विज्ञान में जो भी शोध कार्य किए जाते हैं उनमें हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, और फिर निर्मित हाइपोथेसिस को अनुभवजन्य तथ्यों के दृष्टिकोण से उन्हें टेस्ट किया जाता है। जॉर्ज केसवेल इन्होंने बहुत ही एक स्पष्ट रूप से बताया है कि प्राकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित वह काल्पनिक एवं अस्थायी निष्कर्ष है जिसकी सत्यता केवल वास्तविक तथ्य ही प्रकट कर सकते हैं। और वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही हम यह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राकल्पना एक्सेप्ट होती है, या हमारे जो प्राकल्पना वो रिजेक्ट होती है। अब ये इसके जो गुण है प्राकल्पना के वो देख लेते हैं हम। प्राकल्पना शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है, यानी कि ये व्यक्ति को अध्ययन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के तथ्य एकत्रित हुए हैं, पाइल्स और द हीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड डेटा, उन उनकी दुनिया में खोने से बचाती है, बल्कि अध्ययनकर्ता को एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, एक दिशा प्रदान करती है, एक लाइट हाउस की भूमिका निभाती है, और एक पर्टिकुलर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन को रखते हुए एक सही दिशा में उसे अग्रसर करने में योगदान देती है। इसकी सहायता से शोधकर्ता अंधकार में इधर-उधर भटकने से बच जाते हैं। डनहैम ने भी बताया है प्राकल्पना शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है, उसे यह बताती है कि क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ देना है। इससे शोध का कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता है, निर्धारित हो जाता है, और आने आने वाले जो तथ्य हैं या आगे का जो मार्ग व दिशा स्पष्ट हो जाती है। तथ्यों के आधार पर प्राकल्पना सत्य भी प्रमाणित हो जाती है और असत्य भी। परंतु इतना आवश्यक है कि इन दोनों ही परिस्थितियों में ज्ञान की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से होना तय है। प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को सरल बनाती है, दिशाहीन अध्ययन पर अंकुश लगाती है, ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने पर रोक लगाती है जो शोध कार्य से जुड़े हुए नहीं हैं, समीचीन नहीं है। उदाहरणार्थ अन्वेषणात्मक शोध जो एक्सप्लोरेटरी शोध है के अध्ययन में सामान्यतः प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। ऐसी शोध के परिणाम आधार पर प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। एक्चुअली में प्राकल्पना निर्माण करना अन्वेषण जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है उसका उद्देश्य ही होता है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन हम वहीं यूज करते हैं जब कोई समस्या के बारे में बहुत अधिक अभी ना लिखा गया है, ना अधिक जानकारी है। उदाहरण के रूप में हम कोविड-19 की बात कर सकते हैं कि कोविड-19 का जो सामाजिक ताने बाने पर या व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है उसके संबंध में अभी बहुत कुछ सिद्धांतीकरण नहीं हो पाया है, बहुत अधिक लिटरेचर इस पे उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो ऐसी अवस्था में जब हमारे पास कोई सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो हम अपने अवलोकन के आधार पर अन्वेषणात्मक शोध कार्य कर सकते हैं, और अन्वेषणात्मक शोध कार्य की शुरुआत ही प्राकल्पन निर्माण से ही होती है। अब हम प्राकल्पन निर्माण ये कर सकते कोविड-19 के बारे में इस प्रकार की प्राकल्पनाएँ बना सकते हैं कि यह मानवीय ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि मानव की जो आज तक की उपलब्धियां हैं या मानव का जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ताना बाना है उससे सीधी रूप से जुड़ी हुई एक समस्या है, हेल्थ क्राइसिस है। और वैश्वीकरण की वजह से आज ये एक पेंडेमिक का रूप ले पाई। यदि वैश्वीकरण इस स्तर का नहीं होता तो शायद ये चीन से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन चूंकि दुनिया के देश जुड़ चुके हैं, दुनिया के समाज जुड़ चुके हैं, लोग जुड़ चुके हैं, संस्कृतियां जुड़ चुकी हैं, तो आज ये एक लोकल एक हेल्थ क्राइसिस के रूप में शुरू होने वाली छोटी सी समस्या ने जल्दी ही वैश्विक स्तर पर एक पेंडेमिक, एक महामारी का रूप ले लिया। तो ये जो इस प्रकार के जो अन्वेषणात्मक शोध होते हैं वो एकदम नए प्रकार के, एकदम नए जो विषय होते हैं, नई प्रकार की घटनाएं होती हैं, उनके संबंध में इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं।